जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। बहुत ही रिसेंटली कंडक्टेड पेपर है और हमारे समग्र बैच के बारे में आपको बता दूं, ये सारे ही पेपर इसमें कवर्ड हैं। वीडियो पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं। ये कुछ और जानकारी है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंक्वायरी के लिए ये नंबर है जहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने का फॉर्मेट आप जानते हो, वीडियो पोस्ट करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। तो कुछ एक सवाल हमने डिस्कस करे थे ना, हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा पहला सवाल ये है, ऋग्वेदिक एरा गॉड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में ऋग्वेदिक एरा के गॉड डिवाइडेड थे। तो कौन से गॉड कंप्लीटली अर्थ कैटेगरी से अपना संबंध नहीं रखते हैं? तो आप समझ ही गए होंगे 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं। 3 कैटेगरी हैं, अर्थ, एटमोस्फियर और सेलेस्टियल। जैसे जो अर्थ गॉड हैं जिन्हें हम अग्नि कहते हैं, अग्नि गॉड हो गए, सोम हो गए, तो और भी अर्थ गॉड है, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं ऋग्वेदिक एरा की। पहली चीज आप ये समझो, हम बात कर रहे हैं किनकी? ऋग्वेदिक एरा की। तो ऋग्वेदिक एरा या ऋग्वेदिक एरा में जो गॉड्स हैं वो 3 तरीके से ब्रॉडली क्लासिफाइड हैं। कौन कौन से वो 3 तरीके हैं? पहले है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी स्थानीय आप कह सकते हो, जिन्हें हम अर्थ गॉड्स कहते हैं। तो ये कनेक्टेड है फायर, प्लांट, रिचुअल इनके साथ। जैसे अग्नि यानी फायर गॉड, इसके अलावा पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब अर्थ गॉडेस। देन सोम, सोम आप जानते हो सेक्रेड प्लांट्स हैं ये, है ना, जो जिसका सेवन देवताओं के द्वारा किया जाता है ऐसा मानते हैं। देन इसके बाद दूसरे हैं अंतरिक्ष स्थानीय, जिन्हें हम एटमॉस्फेरिक कहते हैं, अंतरिक्ष। तो इनमें कौन कौन से? जो स्टॉर्म, रेन, विंड, थंडर, इनसे जुड़े हुए जो गॉड हैं, जैसे इंद्र हैं, इसके अलावा वायु हैं, है ना, मारुत हैं। तो ये जो है वो अंतरिक्ष गॉड है, जो स्टॉर्म, रेन, विंड वगैरह से जुड़े हुए हैं। देन सेलेस्टियल हैं। सेलेस्टियल का मतलब क्या है? द्विस्थानिक, जिन्हें हम स्काई गॉड कहते हैं, स्काई गॉड। तो स्काई गॉड में कौन कौन है? सूर्य हैं, वरुण यानी कॉस्मिक ऑर्डर जो स्काई को देखते हैं, मित्र हैं, उषा हैं, दयायुस हैं। तो ये जो सेलेस्टियल गॉड्स हैं। तो ये बात आपको बहुत जरूरी है समझना। और इसमें अगर आप देखो तो 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन में जो ऋग्वेदिक एरा गॉड्स की बात करें, कौन कंप्लीटली अर्थ कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो पहला कह रहे हैं प्रजापति। तो देखो, जो प्रजापति गॉड हैं ये ही सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ये मेनली यूनिवर्सल या कॉस्मिक के जुड़े हुए फिगर हैं, ये अर्थ कैटेगरी से कन्फाइंड नहीं है। बाकी अग्नि आप समझ ही गए होगे, आप थोड़ा आइडिया भी लगाओ। अग्नि अर्थ से एसोसिएटेड है, क्योंकि अर्थ में, धरती में हम लोग अग्नि का यूज करते हैं। तो ये फायर गॉड है, तो ये टेरेस्ट्रियल डाइटी है, तो ये आंसर नहीं होगा। देन सोम, सोम आप क्या, सोम के बारे में क्या समझते हैं? एक तरह का सेक्रेड प्लांट है जो गॉड कंज्यूम करते हैं। तो ये रिचुअल प्रैक्टिस का पार्ट है और ये अर्थ से कनेक्टेड है, तो सोम भी नहीं होगा इसका आंसर। बृहस्पति, देखो बृहस्पति क्या है? प्रीस्ट ऑफ गॉड्स, जो प्रेयर सेक्रीफाइस जो अर्थ में होते हैं उनसे ये एसोसिएटेड है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। जो प्रजापति है ये ज्यादा सही है। तो जो प्रजापति गॉड है ना, ये क्रिएटर गॉड के रूप में जाने जाते हैं, इन्हें लॉर्ड ऑफ क्रीचर्स कहते हैं। इनका रोल क्या है? कॉस्मिक और स्पेसिफिक रियल में इनका योगदान है, और ये क्रिएशन से जुड़े हुए हैं ना। तो आप समझ गए होंगे, ये एटमॉस्फेरिक कैटेगरी से या सेलेस्टियल स्फीयर में अपना संबंध रखते हैं, ना कि अर्थ से। तो थोड़ा लॉजिक लगा के आप ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेट करके इजिली सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको हिंदी के टर्म्स में क्लैरिटी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ट्रेवलॉग वाज रिटन बाय इब्न बतूता इन अरबिक लैंग्वेज। अरबी भाषा में कौन सा यात्रा वृतांत, ट्रेवलॉग लिखा गया है? तो अभी जैसे हम लोग देखते हैं काफ़ी सारे यूट्यूब में क्रिएटर्स जो हैं वो ट्रेवल व्लॉग्स बनाते हैं, उस टाइम पे ट्रेवलॉग लिखा जाता था। तो इंडिया में भी जैसे राहुल सांकृत्यायन जी हैं, बहुत फेमस ट्रेवलॉग लिखते हैं, बहुत सारे इन्होंने ट्रेवलॉग्स लिखे हैं। जैसे अगर वो लद्दाख में घूमने गए या किसी और जगह पे, तो ऐसी जो इब्न बतूता है वो भी काफ़ी फेमस ऑथर थे जो ट्रेवलॉग्स लिखते थे। तो अरबी भाषा में लिखा है इन्होंने सफ़रनामा, किताबुल हिंद, रहला या चचनामा। तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं या अगर आप हमारे बैच स्टूडेंट हैं तो आपने ये तुरंत ही आंसर कर दिया होगा। मैंने ना जाने कितनी बार पढ़ाया है, सिर्फ यूट्यूब पे 8 से 10 बार पढ़ाया जहाँ तक मुझे याद है ट्रेवलर्स के बारे में। और अभी हाल में भी मैंने पढ़ाया ये अल बरूनी के बारे में। देखो हमारे नोट्स की पहली ही स्लाइड है ये,
लेट मी क्लियर। देखो ये जो नोट्स है वो मैंने खुद ने टाइप करे हैं, बहुत ही एफर्ट्स लगा है इनमें, बट आप देखो बस इतना ही पढ़ना है आपको। अल बरूनी ने किताबुल हिंद लिखी है जो कि अरबी में है, मैंने ब्रैकेट में अलग से लिखा है, हिंदी में लिखा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसमें 80 चैप्टर हैं जो रिलीजन, फिलोसॉफी, मीट्रोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी में इनसे संबंध रखते हैं ये। तो मतलब आप देखो इनका थीम क्या है, तो वेराइड रेंज ऑफ थीम्स है। इनका बॉर्न ईयर भी याद रखना होगा 973 AD, यानी 10th सेंचुरी के, क्योंकि बहुत बार वो ट्रेवलर्स को क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए कहते हैं या बुक्स को भी अरेंज करने के लिए कहते हैं। तो अगर आपको ये क्लैरिटी किस सेंचुरी के हैं तो ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से याद रखना, अल बरूनी 10th सेंचुरी, ठीक है। और ये आप जानते हो महमूद गजनवी अटैक करता है ख्वारिज्म पे और इन्हें एज अ होस्टेस ले आता है। फिर इसके बाद ये कास्ट सिस्टम के बारे में भी लिखते हैं, जिससे ये साबित होता है कि इंडिया और उसके आसपास के रीजन में कास्ट सिस्टम भी माइट भी प्रेवलेंट होगा। बट अगेन मैं रिपीट करूं, और ये हम हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं कि ट्रेवलर्स की सारी बातें सच नहीं होती हैं, और हमें इस चीज़ को हमेशा लाइटर नोट में लेना होगा कई बार कई कॉन्टेक्स्ट में। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दिस कॉन्टेक्स्ट ओनली बट वेरियस कॉन्टेक्स्ट एज वेल। देन इसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे संस्कृत टेक्स्ट को ट्रांसलेट करा है, तो इसका मतलब इन्हें संस्कृत भाषा का भी ज्ञान है, अरबिक का भी ज्ञान है। तो ये लिंग्विस्ट हैं, भाषाविद हैं, इन्हें भाषाओं का काफ़ी ज्ञान है। पतंजलि के वर्क को जो कि ग्रामर पे इन्होंने लिखा है उसे भी इन्होंने ट्रांसलेट करा अरबिक में। यूक्लिड के ग्रीक टेक्स्ट को संस्कृत में ट्रांसलेट करा, मतलब इन्हें अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन करने का श्रेय प्राप्त है। देन इब्न बतूता की बात करते हैं, जो 14th सेंचुरी का ट्रेवलर है। तो पहले आया अल बरूनी, देन है इब्न बतूता। ये याद कर लो, आप लिख के याद कर लो, मैं तो कहता हूँ एक बार अच्छे से। 14th सेंचुरी, बस 2 ही 3 बातें आपको लिखनी है और अक्सर सवाल देखने को मिलते हैं। इन्होंने रहला लिखा है अरबिक में, 14th सेंचुरी की बुक है। मोरक्को से आए थे, बोर हुए थे टेंगियर में, और ये सिंध पहुंचते हैं 1333 ईस्वी में। तो 1 फिर 333 ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि इब्न बतूता 1333 में भारत आता है, तो वहां से समझ आ जाएगा कि 14th सेंचुरी की बात है। देन मोहम्मद बिन तुगलक इन्हें काजी के रूप में अपॉइंट करते हैं, और इसके बाद ये चाइना भी जाते हैं सुल्तान के एनवॉय के रूप में मंगोल रूलर के पास। देन बतूता वाज अटैक्ड बाय रॉबर्स सेवरल टाइम। तो ये बात भी सही है कि बहुत बार इन्होंने मतलब ये अपने ट्रेवलॉग्स में लिखा है कि रॉबर्स के द्वारा इन्हें लूटा गया है, और ये विजयनगर एम्पायर को भी विजिट करते हैं। बर्नियर जानते हो आप, फिर नेक्स्ट ये पढ़ लेना आप ये पूरी स्लाइड, ठीक है, मैं इन्हें अपलोड कर दूंगा। बर्नियर देखो फ्रांस से थे, डॉक्टर थे। देन ये दारा सिको के फिजिशियन के रूप में थे। बहुत सारी बातें हैं जो अगर आप एक बार अच्छे से तैयार कर लो तो अक्सर इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो आप इजीली टैकल कर सकते हैं। देखो हम बैच में कैसे कवर करते हैं चीज़ें। यहाँ पे जैसे ये सवाल है, इब्न बतूता का जो वर्क है रहला, ये कंप्लीट हुआ 1355 में, तो ये क्या है। फिर आप ये देखो रहला जो है CDS में ही पूछा गया किस भाषा में लिखा गया है, और देखो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए पर्शियन इटालियन डाला है, बट ये मैंने पहले ही आपको याद करवाया, अरेबिक में है ये, है ना। और इसके बाद आप देखो तो इस तरह के सवाल भी कई बार देखने को मिलते हैं। जियो साइंटिस्ट 2024 में पूछा गया है, 25 में ही पूछा गया है ऐसे सवाल, है ना। देखो अलग अलग ट्रेवलर्स हैं और आपको बताना किस देश से आए हैं। फिर आप ये क्वेश्चन देखो, जम्मू कश्मीर पीछे से पूछा गया, और ये ट्रेवलर्स और डायनेस्टीज को मैच करने के लिए कहा गया था, बिल्कुल सिविल सर्विसेज के लेवल का ये क्वेश्चन है। देन इसके बाद अच्छा इससे भी देखो आप तो क्वेश्चन आया है, बाद में भी रिपीट हुआ है, और अभी रिसेंटली कोई पेपर हुआ था उसमें भी ट्रेवलर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी हमने यूट्यूब पे डाल दिया है। अब्दुल रजाक के बारे में देखो CDS में पूछा गया है ना, तो ये बैच की ही फाइल है, ये बहुत सारे सवाल हैं ट्रेवलर्स के ऊपर। खैर अभी हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपका ये रिवीजन भी हो गया होगा ये टॉपिक। अभी हमने पढ़ा इब्न बतूता के बारे में कि अरबिक में कौन सी किताब लिखते हैं। देखो अब यहाँ पे 2 बुक है, किताबुल हिंद और रहला। अगर हम इन दोनों को देखें, किताबुल हिंद और रहला को, तो जो रहला है वो इब्न बतूता ने लिखा है, और जो किताबुल हिंद है वो अल बरूनी ने लिखा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इब्न बतूता की बुक का नाम है रहला, और ये जो बुक है 14th सेंचुरी की बुक है। और बाकी बातें तो आप जानती हो, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार से जुड़े हुए थे, और उसके बाद बाकी चीज़ें। और किताबुल हिंद जो है ये अल बरूनी ने लिखा है 10th सेंचुरी में। सो ये बातें हैं। देन चचनामा, देखो ये भी पूछते हैं, BPSC में पहले ही पूछा गया चचनामा बुक के बारे में, तो ये भी याद रखना होगा। तो ये भी मैं बता दूं आपको साथ के साथ। तो चचनामा के ऑथर कौन है, मोहम्मद अली बिन हामिद अली अबू बकर कुफी, या आप सिर्फ अबू बकर कुफी भी याद रख लो तो काम बन जाएगा। बहुत बार पूछा गया है BPSC JPSC वगैरह में, तो बस आप ये याद रख लो कि अबू बकर कुफी इनका नाम है, और ये 13th सेंचुरी की बुक है, और ये पर्सियन में लिखी गई है, ठीक है। ये याद रखना कि ये अरबिक में नहीं है, पर्सियन में लिखी गई है, ठीक है। अली कुफी भी कई बार ऑप्शंस में रहता है, तो कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। अ स्टोरी ऑफ द चच, चचनामा का मतलब क्या है, स्टोरी ऑफ द चच। जैसे फतेहनामा सिंध कहते हैं, तो सिंध के आसपास के रीजन को कहते हैं ये, तो वहां से ये नाम आया चचनामा, ठीक है। 13th सेंचुरी की है, याद रखना ये।
बाकी अगर थोड़ा मैं इसका बैकग्राउंड बताऊं तो देखो ये जो टेक्स्ट है ये अली कुफी ने लिखा है, और ये माना जाता है कि जो उमैयद जनरल थे मोहम्मद बिन कासिम, उनके कॉन्क्वेस्ट को लेकर स्टोरी है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमॉन्ग द टेक्स्ट गिवन बिलो विच इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज एंड डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ बुद्धिज्म, वह पुल्य सूत्र, विनय पीटक, दीपावमसा महावमसा और जातक टेल्स। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे मैंने एक वीडियो बनाई है, और ये वीडियो बेस्ट लेक्चर होने वाला है इस पे। और अगर आपको रिवाइज करना है ये अच्छे से तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, बार बार इसे रिवाइज कर लेना। वीडियो लेक्चर भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ये हमारी बैच की फाइल थी बट ये मैंने पोस्ट कर दिया था यूट्यूब पे। और ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप इसे डिकोड कर सको, देखो वैपुल्य सूत्र है, विनय पिटक है, और दीपवंसा महावंसा और जातक टेल्स है। तो चेक करते हैं कि क्या ये फाइल से सॉल्व हो पा रहा था या नहीं। तो जातक टेल्स के बारे में पहले समझते हैं। तो अगर आप देखो तो मैंने ये आपको त्रिपिटक के बारे में क्लासिफिकेशन दिया था कि ये विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम पिटक है, 3 तरीके से क्लासिफाइड है। देन इसमें निकाय की हम बात करते हैं, जो खुद्दक निकाय फर्दर सब डिवाइडेड है 15 बुक्स में, जिसमें से जो फेमस है वो जातक है। जातक क्या है? गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई उनकी पूर्व जन्म की कथाएं हैं, इनके प्रीवियस बर्थ की जो स्टोरीज है उन्हें हम जातक टेल्स कहते हैं। देन इसके बाद धम्मपद है, निदेश है, बुद्धवंसा है। और अगर आप ये भी समझो कि जो त्रिपिटक हैं, ये आप देख लो, तीनों पिटक के बारे में मैंने बताया है, और ये तो बुद्धिस्ट काउंसिल है। और ये तो आप जैसा कि जानते हो कि जो तीनों पिटक हैं वो किन भाषा में लिखी गई है, तो पाली में लिखी गई है। इसके अलावा अगर आप ये भी देखो तो मैंने अलग से बताया हुआ था, क्योंकि अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ना, कोई नई बात नहीं है। देखो मिलिंद पन्हो भी पाली भाषा में लिखी गई, ये भी याद रखना। ये तो आप जानते हो डायलॉग है मिनेंडर और नागसेन के बीच। देन ये आप देखो पाली वर्ड निबंध, अच्छा ये तो मैंने बताया था निबंध का मतलब क्या है। देन यहाँ पे भी आप देखो तो पाली स्कॉलर हैं बुद्ध घोष। देन इसके अलावा जो बुद्ध घोष है ये पाली के, ये वाली बात तो हो गई। देन निर्वाण के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर आप ये देखो दीपवंसा पाली में है, हिस्ट्री ऑफ द आइलैंड। दीपवंसा का मतलब क्या है? दीप का मतलब क्या होता है? आइलैंड। तो दीपवंसा का मतलब हिस्ट्री ऑफ द आइलैंड। और ये मैंने कई बार आपको बताया दीपवंसा महावंसा के बारे में कि ये बहुत ही पुरानी बुक्स है, पाली भाषा में लिखी गई है। और इसके अलावा और भी कई बार हमने ये डिस्कशन करा है। और एक बार मैं आपको ये रिवाइज करवा दूँ, क्योंकि पहले भी पूछा गया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये CDS में पूछा गया है। तो ये आप देखो द दीपवंसा एंड महावंसा। अच्छा ये क्या है? तो ये मैंने अलग से क्लासीफाई करा था कि 2 तरह की टेक्स्ट होती हैं। एक होती है कैनोनिकल टेक्स्ट जो डायरेक्टली गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई हैं, जैसे त्रिपिटक। एक होती है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, तो ये गौतम बुद्ध के जीवन से डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई हैं, बट उन पर कमेंट्रीज हैं। बहुत सारे जो रिलीजियस गुरुज हैं उन्होंने इस पे कमेंट्री करी है। तो उसमें से जैसे मिलिंद पन्हो हो गया, नेटी प्रकरण हो गया, विशुद्धिमग्गा, निदान कथा, दीपवंश, महावंश हो गए या महावस्तु हो गए, तो ये सारे कमेंट्रीज हैं। ठीक है, अब आप ये देखो, हाँ ये मैंने लिख भी दिया था, ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं। अब देखो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में कौन कौन है? मिलिंद पन्हो है जो कि पाली में लिखा गया है। देन नेटी प्रकरण है ना, ये भी आप देखो बुद्धा की टीचिंग से जुड़ा हुआ है। देन विशुद्धिमग्गा है। देन निदान कथा है, निदान कथा जो फर्स्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी मानी जाती है बुद्धा की। देन दीपवंसा और महावंसा है, ये पाली में लिखी गई है और ये बुद्ध की लाइफ से इनडायरेक्टली जुड़ी, मतलब उन पर कमेंट्रीज हैं। और ये आप देखो ना, तो जो बुद्धिज्म का अराइवल हुआ श्रीलंका में, ये उनसे जुड़ी हुई स्टोरी है। तो ये क्वेश्चन CDS 2019 में पूछा गया। तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू महावंसा अशोका टर्न टू बुद्धास धम्मा व्हेन हिज नेफ्यू निग्रोध प्रीच द डॉक्ट्राइन्स टू हिम। दूसरा कह रहे हैं कि जो दिव्य दान ही अस्क्राइब करती है अशोका को बीइंग ड्रॉन टू बुद्धास टीचिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ समुद्र, जो कि एक मर्चेंट टर्न्ड मंक है। मतलब एक व्यापारी था जो मंक में बदल गया, और उसी के प्रभाव में आकर, और उसका नाम समुद्र है, उसी के प्रभाव में आकर अशोक बुद्धिज्म की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। और ये बात दिव्य दान बताती है। तीसरा कह रहे हैं दीपवंसा स्पीक्स ऑफ समुद्रा द 12 years old son of a merchant as the key figure in Ashoka's coming under the influence of Buddhist धम्मा। तो ये मैंने आपको अशोक वाले लेक्चर में बताया बहुत डिटेल में, यानी मौर्य वाले पीरियड में, कि दीपवंसा बात करती है समुद्रा की, जो कि 12 year old सन है एक मर्चेंट के, और ये की फिगराइन है अशोका के, जो जब ये बुद्धिस्ट धम्म में आते हैं। तो ऑप्शन है 1 है, 2 है, 1 and 2 और 1 and 3। तो ये आप पहले अटेम्प्ट करिए। देखो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन C, 1 and 2 ओनली। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझना ये कि अलग अलग टेक्स्ट अलग अलग तरीके से बताती हैं। जैसे महावंसा और दीपवंसा क्या कहती हैं वो समझना। तो आप जैसा कि समझ चुके हो, ये बुद्धिस्ट
क्रॉनिकल्स हैं, महावंशा और दीपवंशा, इनके अकॉर्डिंग अशोक वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय हिज नेफ्यू निग्रोध। इनके नेफ्यू का नाम था निग्रोध, और इनके द्वारा, इनके इन्फ्लुएंस में आकर ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन दिव्यदान क्या बताती है कि समुद्र, जो कि एक मर्चेंट टर्न्ड मंक थे, वो उन्हें कन्वर्ट करते हैं। दिव्यदान अलग बात कहती है। दिव्यदान के अकॉर्डिंग क्या है कि अशोक वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय अ मर्चेंट टर्न्ड मंक नेम्ड एज, क्या नाम था उनका, समुद्र। ठीक है, समुद्र नाम था उनका। तो ये जो तीसरी बात है वो खुद ही गलत हो जाती है, क्योंकि ये कह रहा है दीपवंशा बात करती है समुद्र की। नहीं, यहाँ पे आप देखो दिव्यदान बात करती है समुद्र की। महावंशा और दीपवंशा तो ये कहती है कि ये इनके नेफ्यू निग्रोध के अंडर में आकर कन्वर्ट हुए हैं अशोका। तो इस वजह से जो सी है 1 और 2 है। अब ये बात मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि अगर वो दीपवंशा और महावंशा से क्वेश्चन पूछते हैं तो ये आप इजिली सॉल्व कर लो, और इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकते, क्योंकि यूपीएससी का ही पेपर है और देखना आप ये क्वेश्चन जरूर बाद में रिपीट होगा और कई बार पूछा भी जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे फिलहाल इसका आंसर एलिमिनेशन से काफ़ी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। कई बार मैंने आपको बताया पीटेक के बारे में। अगर आप देखो ये हमारी फाइल बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की, तो पीटेक पर हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन करा है, और इनिशियल ही मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से ये जो पीटक हैं वो बहुत ही मेजर ग्रंथ माने जाते हैं बुद्धिज्म से जुड़े हुए। तो वो तो हमारा आंसर होगा नहीं। और जब हम पीटक की बात करते हैं तो पीटक पाली में लिखे गए हैं, ना कि संस्कृत में, और ये मोनिस्टिक रूल्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो इस हिसाब से ये गलत हो जाता है। देन इसके बाद कह रहे हैं दीपवंश महावंश। तो कई बार हमने पढ़ा ये कि ये श्रीलंकन क्रॉनिकल्स हैं और ये पाली में लिखे गए हैं। आप डायरेक्टली हमारे नोट्स भी देख सकते हैं, इसमें भी हमने ये बात मेंशन कर रखी है। ठीक है, दीपवंश महावंशा के बारे में या आप पढ़ लो कि दोनों जो है दीपवंश महावंशा ये पाली में लिखे गए हैं, और दोनों में हिस्टोरिकल कम मिथिकल अकाउंट है बुद्धा की लाइफ का, है ना, जो कि अशोक एंड फिर बाकी जो बातें हैं कि श्रीलंका में किस तरह से बुद्धिज्म आता है, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। देन इसके बाद जातक टेल्स। तो जातक टेल्स तो सभी जानते हैं कि बुद्ध की प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज हैं और ये मोस्टली पाली में लिखी गई हैं। तो इस वजह से एलिमिनेशन काफ़ी जरूरी हो जाता है। तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। आंसर है ए, वैपुल्य सूत्र। अब देखो वैपुल्य सूत्र क्या है, ये महायान बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, और आप जानते हो जैसा कि महायान बुद्धिज्म की ज़्यादातर चीज़ें संस्कृत में लिखी गई हैं, तो इस वजह से यही आंसर है हमारा। और डॉक्ट्राइनल टीचिंग, डिसिप्लिन और फिलोसॉफिकल फाउंडेशन जो कि महायान बुद्धिज्म की हैं, उनसे ये बुक डील करता है। तो इस वजह से जो आंसर है वो ये है। मैं थोड़ा आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ महायान और हीनयान के बारे में। वैपुल्य सूत्र समझ गए ना, ये एक इंपॉर्टेंट महायान बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की बुक है, और ये खास तौर से बोधिसत्वा की प्रैक्टिस वगैरह के बारे में इंपॉर्टेंट बात करता है। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं महायान और हीनयान की। महायान बुद्धिज्म के बारे में आप ये बात समझो कि इसे ग्रेट व्हीकल कहते हैं, है ना, और वो लेसर व्हीकल कहलाता है हीनयान। और बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है, महायान के अंदर देखने को मिलता है। कई बार सिविल सर्विस में पूछा गया है, ये आपको भूलना नहीं है। बोधिसत्व कौन होते हैं? तो ये एक वैसे पर्सन होते हैं जो चाहें तो निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, बट वो अपने निर्वाण को डिले कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ताकि वो दूसरे लोगों की हेल्प कर सके लिबरेशन को अटेन करने में। तो यहाँ पे फोकस दिया जा रहा है किस पे? कंपेशन पे, करुणा पे, और इसके अलावा विजडम पे, है ना। और ये बोधिसत्व के आइडल्स हैं। एग्जाम्पल जैसे अवलोकितेश्वर जो बोधिसत्व हैं, ये भी इसी कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। कई बार पूछा गया है ना अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के बारे में, तो ये बात आपको समझना है। इसके अलावा ये यूनिवर्सल सेलिब्रेशन की बात करते हैं। जो महायान है वो ये कहता है कि जो लिबरेशन है वो सभी के लिए ओपन है, नॉट जस्ट फॉर मंक्स। और महायान ज़्यादा इंक्लूसिव है, और जो बुद्धा है इनकी वर्शिपिंग देखने को मिलती है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे समझना कि देखो गौतम बुद्ध ने स्वयं ही कहा है वर्शिपिंग वगैरह से एसोसिएटेड बातें, बट यहाँ पे आप देखो महायान जो बुद्धिज्म जो बाद में जाकर इवॉल्व होता है, इनमें बुद्ध की वर्शिपिंग देखने को मिलती हैं। इन्हें ट्रांसेंडेंटल और इटर्नल बीइंग के रूप में देखा जाता है, ना कि किसी हिस्टोरिकल टीचर के रूप में। तो यहाँ इस वजह से बुद्धा और बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। देन शून्यता की डॉक्ट्रिन भी इनसे जुड़ी हुई है, जो कि नागार्जुन ने डेवलप करा है। लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको शून्यता फिलोसॉफी के बारे में बताया है, जो माध्यमिका फिलोसॉफी से जुड़ी हुई है। देन इसके बाद इमेज वर्शिप की शुरुआत हो गई ना, बुद्धा और बोधिसत्वा के स्टेचूज को
वर्शिपिंग की जाने लगी उनकी, और इसी वजह से हम गांधार और मथुरा स्कल्पचर्स भी देखते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने बुद्धिज़्म जैनिज़्म की वीडियो अच्छे से देखी है तो आप इस वर्ड का मतलब कमेंट करके बताना, तब मैं जानूंगा आपकी तैयारी पुख्ता है इस टॉपिक से। अरहत का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट टेक्स्ट इन पाली लैंग्वेज। तो पाली भाषा की सबसे बेस्ट टेक्स्ट कौन सी मानी जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया ना पिछले स्लाइड में कि ये मिलिंद पन्हो है जो सबसे बेस्ट टेक्स्ट मानी जाती है। क्यों मिलिंद पन्हो? क्योंकि जो मिलिंद पन्हो है ये पाली लिटरेचर की बहुत ही फेमस बुक है, पहली चीज़। दूसरा ये कि ये बेस्ट टेक्स्ट इसलिए है क्योंकि बहुत ही डिटेल में ये बात करता है। और मिनेंडर और जो मंक नागसेन है, राजा है मिनेंडर उस टाइम पे, जिसे मिलिंद कहते हैं, और जो मंक है उनका नाम है नागसेन। इनके बीच के जो डायलॉग्स हैं जो खास तौर से बुद्धिज़्म वगैरह से जुड़े हुए हैं, जो लॉजिकल एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं जो पाली में लिखे गए हैं, वो उनसे डील करता है मिलिंद पन्हो। बाकी के अगर आप देखो दीपवंश, महावंश और विनय पिटक, ये क्यों गलत है? क्योंकि ईयरली क्रॉनिकल हैं, ठीक है। जो महावंशा, विनय पिटक, जो दीपवंश है, ये आप कह सकते हो कि पाली लैंग्वेज के अंदर जो बेस्ट टेक्स्ट है वो उसमें इसलिए कंसिडर नहीं होते क्योंकि इनका स्टाइल काफ़ी सिंपल है और ये ईयरली क्रॉनिकल है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के रूप में हम इन्हें देखते हैं। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में जो आंसर है वो डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फिलोसॉफी इज नॉट कॉल्ड अ हेटेरोडॉक्स सिस्टम। तो ये हम चलते हैं, हाँ, तो ये मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफीज़ के बारे में। मुझे अच्छे से याद है हमारे ही छत्तीसगढ़ के एक स्टूडेंट ने इसके बारे में रिक्वेस्ट करा था सर इसमें जल्दी वीडियो आनी चाहिए अपडेट वाली, तो मैंने वीडियो अलग से अपलोड करी थी। और ये मैंने टेबल प्रोवाइड की थी कि जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है ये आस्तिक और नास्तिक दो स्कूल में डिवाइडेड है। और जो आस्तिक है वो वेदों की अथॉरिटी में बिलीव करता है, जबकि जो नास्तिक है वो वेद की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। तो आस्तिक में भी आप देखो तो दो कैटेगरीज हैं, एक जो वैदिक टेक्स्ट पे आधारित है, दूसरे वो जो इंडिपेंडेंट ग्राउंड पे आधारित है। मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, ये सारे आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में आते हैं। जबकि जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, चार्वाक बहुत फेमस हुआ है, आजीविका काफ़ी फेमस है, ये नास्तिक में है। और आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि बुद्धिज्म में वेद की अथॉरिटी को डायरेक्टली कंसिडर नहीं किया जाता है। इसके बाद ये चीज़ मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई थी कि आस्तिक और नास्तिक में डिवाइडेड है ना, और इसमें 6 स्कूल है, 3 स्कूल है। देन इसके बाद आप ये देखो सांख्य स्कूल के बारे में मैंने आपको बताया था, पूरा एग्जाम्पल समझाया था, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता, है ना। फिर ये लिख के डिफरेंस समझाया था, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा में क्या फ़र्क है, इनके प्रोपाउंडर जेमिनी है, इनके बादरायण है, फिर इसके एग्जाम्पल भी समझाए थे, है ना। फिर 3 सब स्कूल हमने देखा था वेदांत का, फिर चार्वाक लोकायत के बारे में मैंने आपको बताया था। और ढेर सारे सवाल आप देख सकते हो, है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिसमें ये पूछते हैं कि सांख्य जो है वो फेट थ्योरी को मानता है, यानी सारी चीज़ें किस्मत से डिसाइडेड होती हैं। देन वैशेषिका है जो, मतलब इस तरह से ऑप्शंस हैं। फिर ये देखो कपिल के बारे में पूछा गया कि ये सांख्य सिस्टम के प्रोपाउंडर है, छत्तीसगढ़ पीसेस में ही, है ना। फिर ये देखो कुमारिल भट्ट और प्रभाकर वगैरह के बारे में पूछा गया। अगर हम PYQ करते हैं ना, अगर कोई छत्तीसगढ़ पीसेस का एस्पायरेंट है और इस वीडियो को देख रहा है, आप देखो 2020 में पूछा गया था ना इस थीम पे क्वेश्चन, तो वो थीम हमें इंपॉर्टेंटली प्रिपेयर करना होता है। वैसे ये तो आसान है, आप समझ गए होंगे कि नॉट अ हेटेरोडॉक्स कह रहे हैं। तो जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, जो चार्वाक है, आजीविका है, ये मेजरली हेटेरोडॉक्स वाली कैटेगरी में है क्योंकि ये वेद की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। तो इस वजह से इन्हें हम एलिमिनेट करेंगे, तो बुद्ध भी नहीं होंगे, दिगंबर जैन भी नहीं होंगे। और न्याय और चार्वाक, तो अभी मैंने आपको बताया चार्वाक, आजीविका वगैरह जो है वो हेटेरोडॉक्स का पार्ट है। जो न्याय है जिसके प्रोपाउंडर गौतम मुनि हैं, वो हेटेरोडॉक्स का पार्ट नहीं है, बल्कि वो आस्तिक स्कूल से डील करता है। तो ये भी आप एक बार सारे क्विकली रिकैप कर लो। ये देख लो, न्याय, योग, सांख्य, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांत, ये सारे आस्तिक स्कूल की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें से मीमांसा और वेदांत जो है वो वैदिक टेक्स्ट पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच महाजनपद ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द 7th century BCE अयोध्या टाउन वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सरयू रिवर। तो सरयू रिवर देख करके आपको समझ आ गया होगा कि ये अयोध्या की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं अयोध्या जो है वो लोकेटेड था, जो कि बैंक्स ऑफ सरयू रिवर में है, वो किस नाम से जाना जाता था, है ना, किस महाजनपद में था बेसिकली, अवंती, कौशल, कंबोज और पांचाल। तो NDA की एनालिसिस की थी, अभी तक ये वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। और ये सवाल पूछा गया था, 2024 की एनालिसिस है, थोड़ी पुरानी वीडियो है। इसमें देखो पूछा ये गया था कि जो तक्षशिला है वो किस महाजनपद की कैपिटल थी। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैंने आपको ये बताया है उस वीडियो में
कि आपने इसे मैप से याद करना है, और ये मैंने याद भी आपको करवाया है, ऐसे ही मैंने लिख लिख के भी याद करवाया था, फिर मैंने मैप से भी याद करवाया था। तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं। देखो, वज्जी कैपिटल वैशाली है, मल की कैपिटल कुशीनगर, और जो मगध है इनकी राजगिरह थी पहले, बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी। अंग आप जानते हो बिहार वेस्ट बंगाल वाले रीजन है। देन मल्ल जो है इनकी कैपिटल कुशीनारी है, कुशीनारा या कुशीनगर बाद में नाम हुआ ना। देन काशी है जो वाराणसी है। देन कौशल श्रावस्ती, वत्स कौशाम्बी, चेदी सुक्तिमती, कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल अचित्र, मत्स्य विराटनगर, सूरसेन मथुरा, अस्सक पोटाली, अवंती उज्जैन और माहिष्मती। गांधार जो है तक्षशिला, एंड कंबोज की जो कैपिटल है वो राजपुर। तो इस हिसाब से हमने ये देखा था। फिर अगर आप ये क्वेश्चन देखो जो CDS में पूछा गया था कि जो माहिष्मती है ना वो किस शहर के किनारे है। अगर आप मैप में देखो तो ये देखो माहिष्मती। तो UPSC के जो CDS के क्वेश्चन काफ़ी इनोवेटिव हैं। ये NCERT के मैप से या इस तरह के क्वेश्चन वो महाजनपद और उनके एसोसिएटेड पार्ट या इंडस वैली में भी वो मैप एसोसिएट करके पूछ लेती हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो माहिष्मती नर्मदा नदी के तट पर है, तो इसका जो आंसर है वो नर्मदा है। तो ये क्वेश्चन आप देख लो, इसका आंसर आप समझ ही गए। तक्षशिला की जो कैपिटल है वो क्या है, तक्षशिला किसकी कैपिटल है, गांधार की। देन ये क्वेश्चन आप देखो, सेम क्वेश्चन कंबाइंड जियो साइंटिस्ट में पूछा गया था। तो यहाँ भी जो अच्छा इन्होंने पूछा था कि जो तक्षशिला की एंशिएंट सिटी है ये किस पार्ट में लोकेटेड है, तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। देन ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो तक्षशिला शहर है, और ये सारी बातें हैं थी NCERT में, इनका लोकेशन किन्होंने आइडेंटिफाई करा था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 16 महाजनपद की लिस्टिंग में से कौन नहीं है, तो कुरु तो है, गांधार भी है, वत्स भी है, बट कलिंग नहीं है ना। कलिंग तो बाद में इंपॉर्टेंट सिटी के रूप में इमर्ज करता है। फिर ये क्वेश्चन आप देखो 16 महाजनपद में कौन नहीं, तो कलिंग नहीं है। CAPF, अच्छा ये वाला 2 बार लिखा, 2 बार प्रिंट हो गया। फिर ये क्वेश्चन आप देखो CDS में पूछा गया था कि कौन सा ओलियर्की है। ओलियर्की मतलब जैसे एक राजा रूल करता है ना, वो ऑटोक्रेसी होता है, बट ओलियर्की में एक से ज़्यादा राजा मिलकर रूलिंग करते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको समझाई है, बस मैं आपको रिकैप करवा रहा हूँ। तो वज्जी जो है यहाँ पे हम देखते हैं एक से ज़्यादा राजा मिलकर रूल कर रहे हैं, और ये आई गेस 6th क्लास की NCERT में मेंशन है ना। फिर ये देखो मत्स्य महाजनपद के बारे में पूछ रहे हैं कि ये किस पार्ट में लोकेटेड है, तो ये राजस्थान में। और ये क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे, मैप से। ये जब आप मैप देखोगे तो ही आप समझ पाओगे यहाँ पे, है ना। तो अगर आप ध्यान से इस मैप को ऑब्जर्व करो तो इस वाले हिस्से में मत्स्य आता है ना। फिर इस क्वेश्चन को देखो, कई बार वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, CBI में पूछा था इन्होंने कि साउथ टू नॉर्थ लगाना है, तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है। मैप में अगर आपको क्लैरिटी है तो आप सॉल्व कर लोगे, है ना। फिर ये क्वेश्चन आप देखो JKPCC में पूछा गया महाजनपद के बारे में, तो ऐसे ही हम बैच में कवर करते हैं। इतने सारे सवाल लगाने के बाद ऐसे क्वेश्चन आप विदिन सेकेंड मार्क कर सकते हो। और स्टूडेंट्स ने मुझे बताया भी कि बैच काफ़ी हेल्पफुल रहा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाए पेपर में। फिर और भी कुछ क्वेश्चन हैं, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो अयोध्या आप समझ गए होंगे। अगर हम एक बार मैप भी देख लें क्विकली तो देख लेते हैं। ये वाला जो रीजन है अयोध्या, ये देखो कौशल में है, कौशल महाजनपद में देखने को मिलता है। और कैपिटल क्या है, तो श्रावस्ती है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कौशल। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको इस एनालिसिस से हेल्प मिली होगी, आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से PYQs असल में किया जाता है। और अगर आपको हमारी ये एनालिसिस पसंद आती है तो आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब वाले। अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।